तो एक बार फिर से मैं कुमार मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनोखी सी दुनिया में, जहां हम लोग बहुत गर्मजोशी से पढ़ रहे थे टॉपिक रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रिएक्टिविटी नॉन मेटल की बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड कर रही थी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उस पर डिपेंड कर रही थी, हाइड्रेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीन फैक्टर थे। और नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी थी इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर से बेसिकली कंपेयर करते हैं। मतलब अगर एक कोई मेटल बोला जाए कि मेटल एक्स मेटल वाई से ज्यादा रिएक्टिव है, लाइक कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, दैट मींस कैल्शियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम, कैल्शियम इज मोर रिड्यूसिंग देन सोडियम, उसका यह मतलब होता। तो मेटल की रिएक्टिविटी जैसे उसका रिड्यूसिंग पावर होता है, वैसे ही नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है नॉन मेटल का, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। जैसे एलिमेंटल स्टेट का पहले बॉन्ड ब्रेक होकर एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना, Cl2 का पहले बॉन्ड ब्रेक होकर के Cl एटम्स आना, फिर Cl एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनना, और Cl माइनस का फिर हाइड्रेट होकर Cl माइनस एक्वस बनना। तो इसमें तीन स्टेप जो है पहला स्टेप बॉन्ड डिसोसिएशन, दूसरा स्टेप एफिनिटी और तीसरा स्टेप हाइड्रेशन। तो सब मिला करके कुल मिलाकर के ऑक्सीडाइजिंग पावर ये डिसाइड होता था। तो हमने आपको ये बोला था कि इसमें पहला चीज बॉन्ड एनर्जी पर चलो चर्चा कर लो, जब बॉन्ड एनर्जी पर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर एफिनिटी को थोड़ा डिस्कस कर लेना, फिर उसके बाद हाइड्रेशन के थ्रू हम लोग पूरे ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपाउंड तक लेके जाएंगे, जो डिस्कशन बड़ा लंबा चौड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स में अब बॉन्ड एनर्जी के डिस्कशन में दो चार एग्जांपल्स और डालते हैं हम लोग। मेन ग्रुप एलिमेंट जो होता है वो काफी बड़ा एरिया होता है, काफी लंबा चौड़ा एरिया होता है ब्लॉक का, और इसको कवर खास करके जब आप JRF के लिए करते हैं, नेट के लिए करते हैं, नॉलेज के लिए करते हैं, तो फिर ये एंडलेस है, इसका कोई और छोर नहीं है। तो लगातार पढ़ रहे हैं, जब होगा टर्मिनेट हम लोग करेंगे। आप लोग इसमें कोई लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर्स की सीमा ना समझें कि कितने लेक्चर्स में सर ने कंक्लूड कर दिया, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान में ना लाएं। लर्निंग चल रही है, 9, 10, 11, 12, जेई, मेडिकल, नीट, जैम, JRF, CSR सब क्रॉस करते हुए टोटल एरिया कवर कर रहे हैं हम लोग, तो एक लंबा चौड़ा रेंज कवर हो रहा। चलो आ जाओ, अब मैं डिस्कस करूं, जैसे और एग्जांपल लूं, HF, HCl, HBr, HI। अगर मैं यहां पे बात करूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा है कि पहले सेल लगाओ, सेल लगाओ N1 N3, सेल लगाओ N1 N4, फिर सेल लगाओ N1 N5। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर जाने पर ये ऑर्बिट नंबर डिक्रीज कर रहा है, नहीं तो सब सेल पर जाने की कोई नौबत ही नहीं आई, यहीं से क्लियर हो गया, ऑर्बिट नंबर डिक्रीजेज, इसीलिए आपकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथेंस, बॉन्ड मजबूत हो रहा है, तो इसके वजह से स्टेबिलिटी भी बढ़ गई है। आप HF को ज्यादा स्टेबल बोलेंगे HCl से, HCl को ज्यादा स्टेबल बोलेंगे HBr से, HBr को ज्यादा स्टेबल बोलेंगे HI से। बहुत लोग के दिमाग में ऐसा चलता है कि यार BP MP का ऑर्डर देख लो, तो BP के ऑर्डर में HCl कम है तो स्टेबिलिटी वगैरह डिस्कस नहीं होता। मैंने देखा लोगों को गलती करता हुआ कि लोग MP BP का ऑर्डर जब लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो HF का H बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, तो लोग बोलते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो स्टेबल जी नहीं, स्टेबिलिटी को MP BP वगैरह से कोई मतलब नहीं है, स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी उसकी बॉन्ड एनर्जी से डिसाइड होती है, जैसे आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी जनरली उसके लैटिस एनर्जी से डिसाइड होती है। मतलब आयंस जो आपस में हेल्ड है एक दूसरे से, जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं वो लैटिस एनर्जी है। तो कोवेलेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी उस तरीके से सामान्य तौर पे बॉन्ड एनर्जी से डिस्कस होती है।
तो ऊपर जाने पर स्टेबिलिटी भी अपनी इंक्रीज कर रही है और बॉन्ड एनर्जी भी, ये भी हमने डिस्कस किया। चलो आ जाओ, अगर मैं बोलूं कार्बन फैमिली में, कार्बन फैमिली में जैसे सीसी बॉन्ड, एसआई, आराम से देखो, जी जी बॉन्ड, इस तरह करके सो ऑन। तो बोलोगे फिर सर ऊपर जाने पर, ध्यान से, थोड़ा अच्छे एग्जांपल पे आ रहा हूं, ऑर्बिट नंबर डिक्रीजेज, इसीलिए जो आपका बॉन्ड, एवरेज बॉन्ड एनर्जी है, जानते हो एक बात, एवरेज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी वर्ड कहां इस्तेमाल करते हैं? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वर्ड वहां इस्तेमाल हम लोग सामान्य तौर पे करते हैं जो मॉलिक्यूल है और वही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है वही मॉलिक्यूल भी है। बट एवरेज टर्म वहां लगाते हैं जो मॉलिक्यूल नहीं है, वो बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है। जैसे एचएच के केस में आप बॉन्ड एनर्जी बोलिए, बट आप सीसी, सीसी कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो सीसी के केस में आप एवरेज बॉन्ड एनर्जी बोलिए, समझ में आया होगा। एफएफ बॉन्ड एनर्जी बोल लीजिए, बट OH एवरेज बॉन्ड एनर्जी बोलिए, क्योंकि वो मॉलिक्यूल का एक पार्ट है, एक बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक पार्ट है, तो उस केस में आप एवरेज वर्ड इस्तेमाल कीजिए। CH, तो C सिंगल बॉन्ड H, वहां आप क्या बोलेंगे, एवरेज बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी बोलना ज्यादा अच्छा, क्यों? क्योंकि वो भी मॉलिक्यूल का एक पार्ट है। क्लियर, समझ में आया होगा। तो चलो, अब आपके दिमाग में यहां पर चीजें आ रही होंगी कि सर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था कि FF, CL, BR, II, सर ये ऊपर बढ़ रहा था और ये रिपल्सन की वजह से ये यहां आया। सर OO, SS, ध्यान से, SE, TT, सर इसमें भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऊपर बढ़ रही थी और ये इस बार यहां आया था। सर NN, PP, इस तरह से इसमें भी ऊपर बढ़ रहा था, बट सर इन दोनों में इसका ज्यादा था। मतलब हर सेकंड पीरियड का रिपल्सन की वजह पर, मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो इंटरवैलेंस रिपल्सन है, उस रिपल्सन की वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एवरेज बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती थी। तो क्या यहां पर यह चीज लगेगा कि नहीं, सीसी और SI, ध्यान दो, तो सीसी के पास भी ये वाला देखो, सीसी के पास भी क्या यहां पे इंटरवैलेंस, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, अच्छे से देखोगे, हाई चार्ज डेंसिटी, इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक से देखोगे, इसलिए एबनॉर्मली लो बॉन्ड एनर्जी, लो बॉन्ड एनर्जी, मतलब सीसी से ज्यादा SI। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सोचिए क्यों, बताइए क्यों, अंदाजा लगाओ कि क्यों ऐसा नहीं होगा। सोचो सोचो सोचो, ऐसा नहीं होगा, जबकि वो भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। एक्चुअली अच्छे से देखें, यदि आप लिखते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, तो आपको पता है कि साइज राइट साइड घटता है और लेफ्ट साइड साइज बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड Z इफेक्टिव कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फ्लोरीन काफी छोटा है
ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा, नाइट्रोजन थोड़ा और बड़ा, कार्बन थोड़ा और बड़ा। साइज थोड़ा बड़ा है बट बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्त, यहां पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पॉइंट क्या है, साइज भी बड़ा और ऊपर से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी घट रहे हैं। साइज भी बड़ा और ऊपर से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज कर रहा है और काफी तेजी से। तो यहां पर आकर के हाई चार्ज डेंसिटी नहीं बनेगा दोस्त, हाई चार्ज डेंसिटी नहीं बनेगा। नो हाई चार्ज डेंसिटी टू क्रिएट effective intervalence electron repulsion, intervalence electron repulsion in CC bond। समझो अच्छे से क्या बोला हमने, इसकी चार्ज डेंसिटी, चूंकि साइज भी थोड़ा बड़ा, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन घट गया, तो इसलिए इतनी चार्ज डेंसिटी नहीं होगी कि एक इफेक्टिव इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाए, इतनी चार्ज डेंसिटी नहीं होगी। मतलब देयरफॉर सीसी बॉन्ड डज नॉट सफर फ्रॉम इफेक्टिव इंटरवैलेंस रिपल्सन। समझ में आ गई होंगी चीजें, इंटरवैलेंस रिपल्सन उससे यह सफर नहीं करेगा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हो जाएगा कि सीसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी SiSi से ज्यादा है, तो सीसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी SiSi से ज्यादा है। समझ में आ गई होंगी चीजें। यही कारण है कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन से ज्यादा होती है। यही वजह है कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन से ज्यादा होती है। आराम से सुनो, अगर मैं बोलूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा, व्हाट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, मतलब वो चेन बनाने, बॉन्ड जो चेन बनाने का एबिलिटी है, लंबे लंबे चेन बनाता है, तो ये जो खुद से चेन बनाने की प्रॉपर्टी, दिस इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो मैं बोली फ्लोरीन क्लोरीन में किसकी ज्यादा, तो Cl बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा। आराम से मैं बोलूं कि ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो आप क्या देख रहे हो कि सल्फर SS की बॉन्ड एनर्जी OO से ज्यादा है, SS की बॉन्ड एनर्जी OO से ज्यादा है, इसीलिए सल्फर की कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है ऑक्सीजन से। अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन फास्फोरस में किसकी ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी, फिर NN से बॉन्ड एनर्जी PP की ज्यादा है, NN में रिपल्सन है, तो इस बार फिर बोलोगे फास्फोरस की, मतलब थर्ड पीरियड वाले की ज्यादा है, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, बट मेरे दोस्त कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन नहीं है, सिलिकॉन से ज्यादा कार्बन है। क्यों, इस बार सीसी बॉन्ड एनर्जी SiSi बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है। आपको समझ में आई होंगी चीजें, सीसी बॉन्ड एनर्जी SiSi से इस बार ज्यादा है। तो यही वजह है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैटेनेशन पावर कार्बन की है, न कि सिलिकॉन की, और सिलिकॉन की भी अच्छी खासी भी, बहुत भी, क्योंकि सिलिकॉन वाली बॉन्ड एनर्जी भी हाई है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, दैट्स वाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी ध्यान से, कार्बन की ज्यादा सिलिकॉन से, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से जो मैंने बोला, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर की, और नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की। तो ये पहला पेज था, आपको हमने ये वाला चीज क्लियर किया, आपको शायद समझ में आया होगा। आप मेरे को बताइए हाँ समझे या नहीं समझे, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आप स्क्रीनशॉट ले इस पेज का प्लीज।